सीज फायर तो होना नहीं चाहिए था। एटलीस्ट 4-5 दिन और चलना चाहिए था। ऐसे लाशें गिर गई और कि वहाँ पे जैसे दरिया गुजर रही है खून की। टाइम के बाद मेरे को पता चला कि जो पड़ोसी है मेरा वो भी टेररिस्ट था। 5-6 अटैच ऐसी थी फुल ऑफ AK-47। रेप्स हो गए वहाँ पे काफ़ी सारे। तो अल्लाह अकबर पढ़ो या तो कलमा पढ़ो, यहाँ से निकल जाओ। पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना है, इंडिया के साथ भी नहीं जाना। हमको आज़ाद कश्मीर चाहिए, इंडिपेंडेंट कश्मीर। वहाँ पे टेररिज्म कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। हमारे साथ में है रितेश और आज एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ में है। मेहमान खास क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आपने अभी कुछ दिनों पहले जो देखा भारत पाक सीमा पर जो हो रहा था वो सिर्फ एक वानगी भर थी। जो बैसरन घाटी में हुआ वो बस एक वानगी थी, लेकिन इससे पहले कश्मीर की उन्हीं खूबसूरत वादियों में जो कुछ हुआ था, जिसने भोगा, आज उन्हीं में से कोई एक हमारे साथ में आज के विशेष मेहमान हैं, बातरस के अतिथि हैं। स्वागत कीजिए रूप कौल साहब का। सर बहुत 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 धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लगातार पिछले 10 दिन का जो समय है उसमें देशभक्ति की भावना के साथ लगातार सेना की सराहना कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, सब कुछ हो रहा है। इसी बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। मैं सर एक आम नागरिक के तौर पर, चूंकि आप कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर में खास कश्मीर, बिल्कुल खास कश्मीर। लाल चौक से कितनी दूरी पे है आपका घर? क्या जगह का नाम क्या है? का नाम है फतेह कदल। फतेह कदल। वो फतेह कदल जहां आप पैदा हुए, वो फतेह कदल जो एक सर्टेन समय के बाद 90 के दशक में लहूलुहान हुआ और उसके बाद आप लोग वहां से निकल कर आए। अभी पहला सवाल यही है कि अभी जो गवर्नमेंट ने स्ट्राइक की, क्या सीज फायर होना चाहिए था? देखिए, सीज फायर तो होना नहीं चाहिए था। अच्छा। एटलीस्ट 4-5 दिन और चलना चाहिए था। ये इसलिए चलना चाहिए था कि पाकिस्तान को पता लगना चाहिए था कि इंडिया की पावर कितनी तेज़ है और उनके पास क्या क्या मिसाइल्स हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या इंफ्रा है, जो पाकिस्तान को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता। एटलीस्ट 80% तो कर ही लेता। ठीक है, मैं ये भी समझता हूँ उसमें प्रॉब्लम्स भी आई हैं, आ भी सकती थी। और जो सिविलियंस पे अटैक हुआ जो पाकिस्तान ने किया जम्मू में, श्रीनगर में, पुंछ में, रजौरी में, वो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमने जो स्ट्राइक किया वो हमने टेररिस्ट के लोकेशंस में स्ट्राइक किया। हमने मस्जिदों मंदिरों में या लोकल सिविलियंस के ऊपर टारगेट नहीं किया। हमने, मोदी जी ने सिंपल बोला मुझे उग्रवाद ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है। उन्होंने किया, बट वो कुछ परसेंटेज हुआ। इट शुड हैव बीन, ये सारा होना चाहिए था पूरा, एकदम 4-5 दिन और चलता तो एटलीस्ट 80% तक हम पहुंच जाते कि हमने बहुत डिस्ट्रॉय किया वहाँ। जम्मू कश्मीर में अभी आपका परिवार है वहां पे? नहीं, कश्मीर में तो है नहीं, जम्मू में है। अच्छा, जम्मू में है। फैमिली जम्मू में नहीं है, मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो भी एक तरफ से फैमिली, दे आर मैरिड नाउ। बट ये है कि अब सबका घर अलग अलग है। तो ड्रोन्स चली, जब से सीज फायर हो गया उसके 1 घंटे के बाद ही फिर से शुरू हो गया। तो लोग फिर नर्वस हो गए, फिर पैनिक में आ गए। और जब इन्होंने बोला कि सीज फायर हो गया, उसके बाद अगर कोई भी एक्शन पाकिस्तान के ने किया तो विल ट्रीट इज एक्ट ऑफ वार। और जो होना चाहिए था इमीडिएट, उसके बाद भी 1-2 दिन पहले हुआ है, परसों भी हुआ है, कल भी हुआ है। बट आई डोंट नो कि मिशन में समझ नहीं आता है कि ये इंडिया चुप क्यों है, आर्मी चुप क्यों है इसमें। जब एक्ट ऑफ वार हो गया, मतलब एक भी गोली चली तो हम उसको मानेंगे एक्ट ऑफ वार। वो क्यों नहीं हुआ वो समझ में नहीं आया। अभी चूंकि हमारा ये जो बातचीत है, ये पॉडकास्ट है सर, ये खास तौर पे उन लोगों को मैं समर्पित करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, जो लोग यकीनन ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर, खास तौर पे जम्मू कश्मीर, कश्मीर आपके दिमाग में कश्मीर बोलते ही
सबसे पहले आतंकवाद, खून खराबा, खूबसूरत वादियाँ, है ना, पहाड़, लैंडस्केप, नदियाँ, और उन्हीं नदियों के बीच में लबादे में AK-47, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। मतलब मैं जो एज अ मतलब टूरिस्ट अगर मैं जाऊं अभी इस समय, तो कई चीज़ें उसमें पीछे रह गई थी, जिसमें जो है AK-47 लेके लोग लाल चौक पे जो है वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं, ये सब पीछे रह गई थी। लेकिन अभी बैसन घाटी की उस घटना के बाद सब कुछ थोड़ा ताज़ा हो गया है। मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप 90 के दशक का कुछ एक वाकया हम लोगों को बता रहे थे, रितेश को बता रहे थे। वो समय, अब उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी कोई 20-22 साल का। तो वो 22 साल का लड़का जो कि अपने उस जगह से जहाँ पे वो पैदा हुआ है, अचानक से वो 90s का वो जो दौर था जिसमें आपको आपके पास अचानक से चीज़ें होनी शुरू हुई। मैं चाहता हूँ वो अगर आप कहानी हम लोग के साथ शेयर करें तो। ये जो पहलगाम का इंसिडेंट्स हुआ, ये सेम जो 35 साल पहले हुआ है। अब आप सोचिए 35 इयर्स हो गए, कोई चेंज नहीं है। बीच में भी अटैक्स हो गए, पुलवामा अटैक हो गया, वो बहुत भयंकर अटैक था, सोल्जर्स की डेथ हो गई काफ़ी सारे। सो मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं, कोई चेंज नहीं आया वहाँ पे। और जो 90 में होना चाहिए था वही फिर हो गया पहलगाम में, 35 साल में, 5 साल के बाद फिर हो गया। और बीच में भी अटैक्स काफ़ी हुए। और जब हमने 89 90s में ये इशू स्टार्ट हुआ, तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ अपना पर्सनल। रात को 7:30-8 बजे थे, बर्फ़ गिर रही थी, अच्छी खासी बर्फ़ गिरी थी। मेरी माँ ने मेरे को बोला दूध लाना बाहर से, तो मैं गया बाहर दूध लाने। तो मैं दूध लाया, तो बर्फ़ हो रही थी, तो मैंने अपनी गली में कम से कम 5-6 बंदे देखे जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, ऑल वर मुस्लिम ब्रदर्स। और उनके साथ में मेरा ब्रदर, बड़े जो भाई में मेरे, और जो भी मोहल्ले के जो भी हिंदूज़ थे, तो हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे संडे को, इवन इन बर्फ़ में भी, क्योंकि डल लेक जो था वो एकदम जम जाता था। और डल लेक पे भी हम खेलते थे क्रिकेट, बैट एंड बॉल, इतना जम गया होता था वो कि वहाँ पे कोई चांस ही नहीं था गिरने का या कुछ होने का। तो मैं वापस आया तो ये 5-6 मिले वहाँ पे। उन्होंने बोला कि मैंने बोला यार तुम लोग झुंड में क्यों खड़े हो, क्या बात, सब ठीक है, कल मैच वैच है क्या? तो यार अगर बॉल वॉल लानी है, बैट बॉल लाना है, तो मैं कंट्रीब्यूट जितना हो सकता है। उन टाइम 25 पैसे, 50 पैसे, यूज टू बी 50 रुपीज़, 100 रुपया। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये जो खंबा लगा है बिजली का पोल, तो उसमें ना हमें लिस्ट में कुछ नाम रखे हैं लिख के। मैंने कहा ये क्या मैच का लिस्ट है क्या, कौन ओपन करेगा? मैं तो नॉर्मल हूँ ना। कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जो जितने भी बंदे हैं ये कल होंगे नहीं यहाँ पे, इसमें तुम्हारा भी नाम है और तेरे भाई का भी नाम है। मैं कहा यार क्या बोल रहा है, मतलब मैं समझा नहीं। कह रहा तुमको मार दिया जाएगा। इट वॉज अ सरप्राइज टू मी। मैं कहा यार तुम क्या बात कर रहे हो? आपके वो लोग दोस्त थे। मैं उनके साथ खाना खाता था डेली, एक्सचेंज करते, ईद पे जाते थे, वो हमारी शिवरात्रि पे आते थे। बोला कि मार दिया जाएगा। कह रहा हम नहीं मारेंगे, तीसरे मोहल्ले का बंदा आएगा वो तेरे को मार देगा। अब पैनिक हो गया मैं। अब मैं उम्र भी उतनी थी कि उतना नॉलेज था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अचानक कोई ऐसे आ जाए, तो मैं घर चला गया वापस। मैंने कुछ बोला नहीं उनको। तो उन्होंने मेरे को बोला लेकिन तू ना निकल जाए यहाँ से, अब तूने कुछ टाइम हमारे साथ गुजारा है तो निकल जाए यहाँ से। मैं घर वापस गया। मेरे ब्रदर जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, इंजीनियर थे वो। तो वो हर फ्राइडे सैटरडे को वहाँ से वो उनकी ड्यूटी, वो ऑफिस था उनका पहलगाम साइड में ही, वहाँ पे फिशरीज़ का एक डिपार्टमेंट था। तो वो 5-6 दिन उधर ही बैठते थे, हफ्ते में के बाद आते थे संडे सैटरडे को। तो और वो इन 2 दिन में ट्यूशन्स भी पढ़ाते थे। मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके बच्चों को पढ़ाते थे। एंड दे वर ऑल मुस्लिम, सारे मुस्लिम थे। अब भाई आया कोई 11:30 बजे रात को, क्योंकि वो आते ही थे उसी टाइम। बर्फ़ में हम यूज़ थे वहाँ पे, बर्फ़ का कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी क्या अटक जाएंगे कहीं पे या कुछ हो जाए। तो उन्होंने नॉक किया दरवाजे पे, तो
मैंने खोला दरवाज़ा, मेरे घर वाले सब सो गए थे, मम्मी पापा वगैरह दादी वगैरह सो गई थी, तो मैं पैनिक में था, घबरा हुआ था। तो मैंने भैया को बोला, भैया ऐसा ऐसा है। कह रहा हाँ मेरे को भी पता लग गया कुछ, तू निकल। मैं कहा रात को इतने बजे बर्फ़ पड़ रही है, कहाँ निकलूँ। ये बात करते करते तो बाहर से इतनी ज़बरदस्त फायरिंग हो गई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। रात को बीएसएफ आर्मी इतने लोग AK-47 लेके आर्मी के ऊपर फायर कर। इसी दौरान मेरे को भैया ने बोला तू निकल जा फटाफट। मैं नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, मैं ही बड़ा हूँ, तो निकल जा। ये 100 रुपया, 100 रुपीज़ वॉज उस टाइम 100 रुपीज़ का वैल्यू था 1000 रुपया से भी ज़्यादा ही। तो मैंने एक अटैची उठाई, एक शर्ट पैंट, एक थाली उठाई, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। मैंने कहा भैया मैं कहाँ जाऊँ उस टाइम। कह रहा बेटा तू निकल जा भाई, तू निकल जा, मेरे को मार देंगे, मेरे को भी मरना है, लेकिन मेरे मम्मी पापा है इधर, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता ऐसे। तो मैं कहा तू कैसे करेगा। कह रहा मैं देख लूँगा, तू चिंता न कर, मैं करूँगा। तो बाहर से बम गिर रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं ज़बरदस्त। तो मैं गली से पता नहीं कहाँ पहुँच गया। तो एक जगह ऐसी है, क्योंकि अब मुझे पता था गलियाँ में, अगर मैं रोड से गया नहीं तो गोलियाँ से चल रही ज़बरदस्त। एक ऐसी गली आई जहाँ पे मुझे मेन रोड क्रॉस करना ही करना है और कोई रास्ता नहीं है ताकि मैं लाल चौक तक पहुँच जाऊँ। पर लाल चौक से पहले ही आधा किलोमीटर में उस गली से तो आर्मी वाले ने मेरे को पकड़ लिया। तो उसने बंदूक मेरे इस पर लगाई, तो बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मैं ऐसे जा रहा हूँ, जम्मू प्लान कर रहा हूँ जाने का। करे इसने रात को कहाँ थे, बर्फ़ पड़ रही है, और तू पहले मुस्लिम है कि हिंदू है। मैं कहा मैं हिंदू हूँ। कह रहे कैसे पता, जनेऊ है तेरे पास। मैंने कहा हाँ, मैं जनेऊ निकाला, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमारी गाड़ी है इधर, देखो लाशें गिर रही है ना, तुमको मैं साइड से निकाल के गाड़ी में बिठा देता हूँ, आर्मी वाली गाड़ी में। उसमें ऑलरेडी 2-3 बंदे और थे, वो भी ये हिंदू थे, वो भी कहीं से आए होंगे नज़दीक से बचाने अपने आप को। तो उसने गाड़ी में रखा, तो जो ही मैं उस मिलिट्री गाड़ी में बैठ गया, तो 2 मिनट के बाद वहाँ पे ऐसे लाशें गिर गई, और कि वहाँ पे जैसे दरिया गुजर रही है खून की। मैं इतना स्केयर्ड हो गया, मैं वो भी अब रो रहे हैं, क्या करें, क्या कोई ऑप्शन था नहीं। तो बजते सुबह हो गई, बर्फ़ तो गिर रही है, बट फायरिंग ज़बरदस्त हो रही है। तो इनको इस वैन को जाना था, इस गाड़ी पुलिस वाले को जाना था एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट। तो इनका शिफ्ट हो गया था टाइम वाइम, तो उन्होंने बोला आप बैठो इधर ही आराम से, हम आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे, लेकिन फ़्लाइट तो निकलेगी नहीं, मतलब ही नहीं है। तो 3 दिन मैं एयरपोर्ट पे रहा, भूखा प्यासा, कुछ नहीं खाया। वो सीधे एयरपोर्ट गई, उन्हें उतारा हमें। तो एयरपोर्ट के उधर उसको बोला वो ऑफिसर को, इनका ये प्रॉब्लम है, ये हिंदू है, इनको भी मार देंगे, तो बहुत अभी फायरिंग चल रही है, तो इनको जब भी निकलेगी फ़्लाइट तो वापस तो जा नहीं सकते। तो 3-4 दिन मैं एयरपोर्ट पे रहा, कोई खाए पिए कुछ नहीं। तो वहाँ पे बंदे लोग अटके भी थे वहाँ पे, जिनके वहाँ पे शॉप्स वगैरह थी। तो एक दो मुस्लिम भी थे वहाँ पे, उनकी शॉल वगैरह की बिजनेस थी वहाँ पे। तो एक बंदे ने मेरे को पहचान लिया, उसने भाई यार तेरी शक्ल ना तेरे भाई जैसे लग रही है, मिल रही है। मैंने कहा हाँ मेरा भाई ऐसा है। तो कह रहा तेरे को क्या, तू क्या कर रहा है इधर। मैं कहा यार ऐसा ऐसा हो गया। कहता तो फ्लाइट तो जाएगी नहीं, मैं भी इधर ही रुका हूँ, मैं भी कुछ खाया नहीं, कोई बात नहीं। इंडिविजुअली तो अच्छे है ये, ऐसा नहीं है, बट वंस ये कलेक्टिवली है तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो अच्छा, वो जो बंदा मिला वो मुस्लिम था? वो मुस्लिम था। अच्छा, फिर तो उसने फिर 2-3 दिन हो गए, फिर थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया, तो फिर एक फ़्लाइट निकल गई। एक फ़्लाइट निकल रही है, तो मैं तुमको उसमें से टिकट करा देता हूँ जम्मू की। अच्छा। तो एक फ़्लाइट निकली, तो भगवान की दया से मैं जम्मू पहुँच गया। तो ये वो उसी ने करवाया। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है, ये मैं नहीं बोल सकता, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, इवन जो मेरे पड़ोसी थे, तो मतलब वो मेरे लिए बहुत, हमारे लिए घर के लिए बहुत कुछ करते थे। मतलब हमारे ऐसा कुछ कभी नहीं लगा कि हिंदू मुस्लिम है या ऐसा कुछ है, टेररिज्म है। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे को पता चला कि जो पड़ोसी है मेरा वो भी टेररिस्ट था। अच्छा। हाँ,
वो एकदम क्लीन शेव करके बाइक पे चलता था, बहुत मस्त शॉल की बिजनेस करता था, ऑर्नामेंट्स की बिजनेस करता था, काफ़ी सारे बिजनेस। वन फाइन डे मेरे भाई ने उसको बोला, यार तुमको यार बहुत दिनों के बाद देखा और तूने ये दाढ़ी वाड़ी क्या रखी है। कह रहा यार चुप हो जा, किसी को बताना मत, मैं गया था पार। पार 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 मीन्स पाकिस्तान। कह रहा तू तो बड़ा स्मार्ट था, तू ये दाढ़ी वाड़ी बना के क्या आया। तो उसने कहा ऐसा ऐसा, अब किसी को बोलना मत, अब तू ना मेरे को शाम को मिल लियो, मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो हमारा जो घर था और उनका घर था, मतलब इतनी गली की फासला था बीच में, तो हम एक्सचेंज करते थे कुछ चीज़ आपस में, ठीक है, बिकॉज नज़दीकियाँ थी। तो भैया गया एक दिन, तो उसने वो अटैची खोली, तो उसने कम से कम 5-6 अटैची ऐसी थी जिनमें फुल था एकदम आर्म्स एंड एम्यूनिशन, 5-6 फुल ऑफ AK-47। भाई डर गया, उसने बोला ये क्या है, ये खिलौने हैं क्या। कह रहा नहीं ये तो पार से लाया ना, मैं इसकी पॉलिश वॉलिश करनी है और इनको जब ट्रिगर बजेगा तो ये फास्ट चलना चाहिए, गोली निकलनी चाहिए। कह रहा यार तू क्या बोल रहा है। भैया ने मेरे को ये बाद में बताया, मेरे को कह रहा है मैंने तो बताता, तू डर जाता, तू छोटा था, चलो मैं तुझसे बड़ा था तो मेरी पे पेशेंस थी। तो ये इश्यूज थे वहाँ पे। जो चीज़ें ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, सुनने वालों के लिए कहानी होती है कि भैया हमने पिछले दिनों एक कमांडर सुरेंद्र सिंह का एक पॉडकास्ट किया सर। वो 26/11 के हीरो रहे, उन्होंने जो है 2 आतंकियों को मारा और कैसे किया, गोली लगी उनको, उन्होंने गोली के निशान दिखाए। जिनको गोली लगी, जिनके ऊपर गुजरी, उनसे अगर आप बात करते हैं और वही कहानी कहीं किसी और को सुनते या सुनाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है सर। आप जो बात बोल रहे हैं ना, उस बात को ये तो मैं आपको जस्ट एक जिंक बोला है, इसके अलावा भी इतने सारी चीज़ें हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। जो सरकारी नौकरियां करते, जो CBI में थे या रॉ में थे या पुलिस में थे या नॉर्मल नौकरियां करते थे, बट हमारा में क्या था, हम जो हमारी कम्युनिटी, कश्मीरी हिंदूज़ की कम्युनिटी, हम एजुकेटेड थे काफ़ी, और हमारा जो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन था वो पॉपुलेशन में 10% था आउट ऑफ 100। सो वी वर इन माइनॉरिटीज बट वी वर वेरी एजुकेटेड, वी आर स्टिल एजुकेटेड। और हम उनको फिर पढ़ाते थे, वहाँ पे मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते थे, एंड दे यूज रेस्पेक्ट अस आल्सो, ऐसा नहीं है। तो फूड एंड सप्लाईज का मेरा एक रिलेटिव था, वो ऑफिस गया, जैसे उसका चपरासी था, वो डेली उसको पानी रखता था, चाय रखता था। उस दिन वो आया, वो सीट पे बैठा, तो उसने चपरासी ने AK-47 खड़क मार दिया उसको उधरी सीट पे ही। मतलब इतना दहशत हो गया था। एक CBI में नौकरी करता था, उसके घर पे 5-6 टेररिस्ट आए, तो नॉक किया दरवाजा, तो उसकी वाइफ निकल गई, हाँ जी। कह रहा ये भाई साहब हैं अंदर, हाँ है, तो उनको बुलाइए एक बार। तो उन्हें बोलो क्या बात क्या है, थोड़ा टेंस माहौल था, उनको शक हो गया। तो वो जो CBI वाला बंदा था, उसने सुन लिया ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसको शक था, क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूँ और CBI में हूँ। तो 4th फ्लोर पे चला गया, कि हमारे वहाँ पे क्या था ना, हमारे वहाँ पे मकान जो थे वो 7-7 मंजिलों के, 8 मंजिलों के थे, और एक कमरा था, मतलब बहुत बड़ा कमरा था, होते थे वहाँ छोटे छोटे कमरे, फ्लैट जैसे दिल्ली में होते हैं ना छोटे छोटे, 3 BHK 2 BHK, वहाँ पे 3 BHK 2 BHK इशू, वहाँ पे स्टोरीज होती थी, वेल बिल्ट, देवदार की वहाँ पे जो होती थी लकड़ियाँ, और सॉलिड बनते थे वो। तो हमारे एक कमरा था, मतलब वहाँ पे कम से कम 100 बंदे एक साथ खाना खा सकते। तो मेरे घर में कम से कम 70-80 रूम थे, और 3-4 फ्लोर का, या पड़ोसियों के। तो वो चला गया 3rd फ्लोर पे, उसको लग गया पता कि मेरे को मारने आया है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती करके वो घुस गए अंदर। तो चावल का एक पीपा था, ड्रम था बहुत बड़ा, तो उसने 15-20-10 मिनट में वो खाली करके पता नहीं क्या किया उसने, तो वो घुस गया उसी में, कि मेरे को ये कोई दिख न जाए। उसने हल्की सी सांस के लिए ना वो हवा रखी थी, तो टेररिस्ट ने देख लिया उसको, तो उस चावल के पीपे पे ही मार दिया, 15 गोलियां छल नहीं कर दिया उसको। अभी रिसेंटली कुछ फिल्में आई थी, उसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ, कश्मीर फाइल्स, वो तो पीनट्स है, उसमें कुछ नहीं दिखाया। उसमें क्या दिखाया है अब, बिकॉज 3 घंटे की मूवी में क्या देख सकते हो आप, इससे तो भयानक चीजें हुई हैं, उससे बहुत जबरदस्त भयानक चीजें हुई हैं, रेप्स हो गए वहां पे काफी सारे,
वहाँ पे बोलते थे जो कश्मीरी हिंदू है वो सब चले जाए, जो कश्मीरी हिंदू लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं या औरतें हैं, उनको इधर रखो। तो दैट वाज पैथेटिक। अनाउंसमेंट, अल्लाह अकबर अनाउंसमेंट होती थी वहाँ पे, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, या तो अल्लाह अकबर पढ़ो या तो कलमा पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो। अभी जो गवर्नमेंट ने अभी जिस तरीके का रिटेलिएट किया, जिस तरीके से आक्रामक रूप से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला, धावा बोला, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, अगर वो 90-91 बिल्कुल तो कोई इशू नहीं होता, सारे टूरिस्ट जाते वहाँ पे अच्छे से, हम भी घर जाते। अब 35 साल में हमने घर नहीं देखा अपना, और जब हमने पता किया घर है नहीं है, तो पड़ोसी किसी कोई मिला कभी वंस ने ब्लू मून, तो उसने बोला यार तेरा घर तो गया कैसे। 2 साल 3 साल उग्रवादी बैठे थे वहाँ पे, फिर जब उनको बम ब्लास्ट हो गए वहाँ पे, खंडर बन गए वहाँ पे, फिर आर्मी आई क्योंकि किसी और लोकेशन में गोलाबारी हुई, तो फिर आर्मी और उनके पीछे हो गई, तो फिर वो ख़त्म। एक दिन मैं बहुत साल के बाद, 20 साल के बाद एक दिन गया था कश्मीर। मैं सोचा मैं अपने बच्चों को दिखा दूं, तो फ्राइडे का दिन था, उस दिन जुम्मा नमाज इनकी होती है बहुत ज़बरदस्त। तो मैं उसी दिन पहुंचा, वो भी 2 बजे दिन में। तो एक सज्जन मेरे को मिले, तो उन्होंने मेरे को पहचाना। हाँ, कह रहा यार तू पिंकू है, मेरा नाम था पिंकू घर में। मैं कहा आपने कैसे पहचाना? क्या तो छोटा था उस टाइम, पर तेरी शक्ल मेरे को याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो ऐसा कर, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से चलियो। मैं कहा घर कहाँ है मेरा? मैं पहचान लिया थोड़ा सा। मैं कहा आप उसके पापा तो नहीं हो जो मेरा से खेलता? कहता हाँ, तो याद आ गया तेरे को। पता नहीं क्या दिमाग में आया उस टाइम। तो मैंने अपनी वाइफ और बच्चा, तो छोटा था, उनको वाइफ और साथ में था, और मेरे साड़ू जी भी साथ में थे। तो हमको जाना था तुलमला, खीर भवानी माता रानी के वहाँ पे। तो हमने कहा चलो इस रास्ते से चल ही रहे, देखते हैं क्या है। बट सन्नाटा था, एकदम टोटल सन्नाटा था, बट रिस्क ले लिया हमने। अंदर में हो रही थी उलझन की, घर देखे अपना। तो बच्चे भी तरस रहे थे कि हमको भी दिखाओ कैसा था, आप बोलते हो, लेकिन हमको कुछ समझ में आता नहीं, बिकॉज उन्होंने देखा नहीं। तो मैं जब गया, तो मैं उस गली से गया, तो गलियां तो सेम थी। तो मेरे को पता लग गया ये यहाँ पे था। तो वहाँ पे देख रहा हूँ कुछ नहीं, खत्म, सब पाड़ एकदम। फिर मैं बड़ा मायूस होकर इतना रोया, मेरी वाइफ इतनी रोई, मेरा जो साड़ू साहब थे वो रोई, उसकी वाइफ, सब रोई एकदम, बस सारे लोग। फिर हम कैसे निकले, उस जगह से हम निकले, विदिन 10 मिनट्स फायरिंग स्टार्ट हो गई। मैं तो भगवान का शुक्र समझता हूँ कि एटलीस्ट मैं निकल गया 10 मिनट पहले वहाँ से। इट वॉज सो बैड। सो वहाँ पे टेररिज्म कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नहीं, नेवर। बट रूप जी, आपकी जर्नी या जो इंसिडेंट आपने बताया वो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी पेनफुल था। वो मतलब ये जैसा दिग्विजय ने बोला कि इसको सही तरीके से वही महसूस कर सकता है जिसके साथ गुजरा है। लेकिन कुछ चीज़ों में मैं आपसे कुछ और डिटेल ये समझना चाहूँगा कि जैसा आपने बोला कि वहाँ टेररिस्ट का अटैक और इस टाइप की चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जो आज के डेट में आम जनता या अगर हम पब्लिक से जो समझते हैं, या मैं भी कश्मीर रिसेंटली 2016 में गया था, उसके बाद मैं जम्मू तक गया 2 साल पहले, बट कश्मीर नहीं जा पाया। सो मुझे तो बहुत चीज़ों में बदलाव आया दिखा, और जब से मैंने ये देखा 370 हटा, उसके बाद चीज़ें और हेल्दी हुई हैं। तो क्या है, मतलब कश्मीर का कुछ पार्ट है जहाँ पे आप इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं, या पूरा कश्मीर में चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं? सब कुछ इम्प्रूव है। आप जो मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो जो आपको दिखा या लोगों को जो दिख रहा है वो सब ड्रामा है। AK-47 इस वहाँ पे हर घर में अभी भी है, 100% है। कश्मीर का टेररिज्म तब खत्म होगा जब कश्मीरी हिंदू को वहाँ पे बसा जाएगा। क्यों नहीं हो रहा 35 साल में? क्यों मोदी जी ने भी किया नहीं कुछ? तो 370 जो खत्म किया उसके बाद कोई कुछ नहीं, क्या हुआ? वी आर स्टिल सेम, जो थे वहीं पे थे। शांति तो नहीं है सर, नहीं है। वो शांति इसलिए है
क्योंकि उनके पास टूरिस्ट आएगा तभी वो खा पाएंगे। टूरिस्ट के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। जो गरीब लोग हैं, जो आतंकवाद से हैं, जो कनेक्टेड लोग हैं, उनको एड आता था पाकिस्तान से, तो उनके पास इतना पैसा है कि आप कभी जिंदगी में बिलीव नहीं करोगे इतना पैसा होगा उनके। ह्यूज मनी दे हैव गॉट। हमने कुछ कश्मीरी लोगों से बात की, कश्मीर जाके, जो मजहब से बात करें तो या धर्म से बात करें तो वो हिंदू तो नहीं थे, वो मुस्लिम भी थे, और उनका प्रोफेशन कुछ ऐसा था, कुछ प्राइवेट में कोई कैब चला रहा है, कोई आपको फौज में भी है उसकी फैमिली से एक। लेकिन उनका ये कहना है, जो लोकल लोगों से, मैंने कई लोगों से बात किया, मैं उस समय एक नेशनल चैनल में उस समय था, उनके बिहाफ पे गया हुआ था, सो वो कह रहे थे मुझे इंडिया नहीं चाहिए, बट मुझे पाकिस्तान भी नहीं चाहिए, मुझे अपना अलग एक मुल्क चाहिए। तो फिर पाकिस्तान से आप बोल रहे हैं कि पैसे आ रहे हैं और पाकिस्तान वाली से पूरा सपोर्ट है, और आप जैसा बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा कश्मीर में ये प्रॉब्लम है। बट मैं जो कश्मीर देख के आया उसमें मुझे ऐसा लगा कि उन्हें भड़काया जा रहा है, उन्हें गलत रास्ता दिखाया जा रहा है, बट सारे कश्मीरी पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, जो मुझे समझ में आया। देखिए ऐसा है कि जब हम निकले तो स्लोगन था हम क्या चाहते, आज़ादी, राइट। और आज़ादी का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा ये था कि हमको पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना है, इंडिया के साथ भी नहीं जाना, हमको आज़ाद कश्मीर चाहिए, इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए। नॉट वो आज़ाद कश्मीर जो अभी पीओके वाला, वो नहीं, हमें आज़ाद कश्मीर फ्री चाहिए, हम खुद राज करेंगे। अब तुम राज करोगे तो चलो दे दिया तुमको कश्मीर, तुम डीजल कहाँ से लाओगे, पेट्रोल कहाँ से लाओगे, मिट्टी का तेल कहाँ से लाओगे, तो इसका मतलब तुम चीज़ें कहाँ से लाओगे? शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी है, बिल्कुल है, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन उसके साथ यही भी है, वो उनको करवाया जाता है, एड आता है पाकिस्तान से और फ्लड होता है पाकिस्तान से पैसे का, तो उसी हिसाब से चलते हैं। एक चीज जो यहाँ पे, बेचारे गरीब, हाँ, जो बेचारे गरीब, जो रिक्शे वाले हैं, शिकारा वाले हैं, या सब्जी बेचने वाले हैं, या ऑटो चलाने वाले हैं, उनका तो बेचारों को रोजगार उतना ही है। अब उनको वहाँ पे रोजगारी भी कमी है, वो तब भी वो टेररिज्म बन गए। अब रोजगार की कमी क्यों है? बिकॉज उन्होंने पढ़ा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो टेररिज्म लगे, उनको लगा कि चलो मेरे को 10 लाख रुपए मिल रहा है, क्या करना है, 4 हिंदुओं को मारना है ना, हाँ तो मार दूंगा, क्या दिक्कत है। उसने AK-47 दे दिया, 10 दिन ट्रेनिंग करी, और 4 आदमी को, लोकल जो वहाँ पे बिहार से कोई आया, बॉम्बे से कोई आया नौकरी करने या कुछ काम कर रहा, तो मार दिया। वो तो लोकल आदमी है नहीं, तो उसको 10 लाख मिल गया, तो उसको टेंशन खत्म। अभी पिछले दिनों जितना जो हम लोगों ने जो देखा, बैसरन घाटी के इंसिडेंट के पहले जो देखा, 370 हटने के बाद जो माहौल बना था कश्मीर को लेकर, बड़ा पॉजिटिव था। नहीं सर, पॉजिटिव नहीं था। आई विल नॉट एग्री ऑन दिस। वॉज पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ। पिक्चर जो दिखी वो पॉजिटिव दिखी। किसको दिखी? वो आपको दिखी, टूरिस्ट को दिखी, जो जम्मू से बाहर रहता है, कश्मीर से बाहर, उसको दिखी। दिल्ली वाला उसको, बिकॉज उसको पता नहीं ना ABC का है वहाँ पे, मेरे को पता है ना, इसीलिए आपके साथ बैठना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है वहाँ। तो आपको क्या लगता है, इस पे सरकार के द्वारा किया गया जितना भी प्रयास रहा है वो सब विफल रहा है? तो अब अभी जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या वो सफल रहा? देखो वही मैं बता रहा हूँ, ये 4-5 दिन और चलना चाहिए था। अच्छा, ये अभी जो है सीज फायर होने की जगह उनके बहकाने में, चलो वो भी एक स्टोरी बताई, मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, वो बंद करूंगा, दैट वाज ऑल फॉल्स, ठीक है। अब आई डोंट नो इसमें भी मोदी जी का क्या होगा, आई डोंट नो, हो सकता है, बिकॉज मोदी जी इज ए ग्रेट मैन, ग्रेट गुड लीडर, ये भी मैं बताऊंगा, उन्होंने काफ़ी इंडिया को एक प्रोग्रेस दिया है, बट कश्मीर के मामले ही फेल हो गए। मैं वहाँ पे चुनाव भी हो गया लास्ट टाइम, बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती वहाँ पे, एक भी, 0। इफ यू टेक द डेटा आपको दिखेगा वहाँ पे क्यों नहीं जीता। दे डोंट वांट, उनको चाहिए नहीं। अभी जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार है वहाँ पे, वो भी जो है इस बात से जो है, फारूक अब्दुल्ला इज द मेन कल्प्रिट जिसने गन लाया वहाँ पे। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला लंदन चला गया, जब हमारा प्लान हो गया वो लंदन भाग गया, और जगमोहन जी थे वहाँ पे उस टाइम, उन्होंने हमें बचाया, किसी तरह से निकाल दिया हमें।
अब वहाँ पे सब बोल रहे हैं कि आप तो जगमोहन ने निकाल दिया आपको। अरे तुम लोगों ने बोला भागो यार, कश्मीरी औरतों को इधर रखो और अब उनके शौहर भाई निकल जाओ और अल्लाह अकबर पढ़ो। तो क्या अगर कश्मीरी पंडित अगर उस मजहब को अपनाने को तैयार रहे थे तो वो उनको अलाउ करते थे रुकने को? हाँ बिल्कुल। तो हम क्यों मजहब चेंज करें? नहीं मैं ना बिल्कुल अलाउ करते देन फिर वही जैसे मतलब उनका था कि आप या तो धर्म परिवर्तन कीजिए या फिर आप इस्लाम को कीजिए या जाइए। और जाने के भी रास्ता नहीं दिया। वो तो आर्मी ने या हम अपनी मेहनत से कैसे कैसे हमने रिस्क ले ली और निकल गए किसी तरीके से। कहानी में रूप सर एक चीज़ ये, आप तो निकल के आ गए, आपके भैया और आपके परिवार के दूसरे वो फिर कैसे आए बाद में, ये भी एक भगवान को पता है वो कैसे आए। जो बुजुर्ग थे वहाँ पे उनको कैसे लाया, फिर वो जम्मू पहुँचे, उन्होंने सांपों ने काटा वहाँ पे, बिकॉज 45-47 डिग्री जम्मू में टेम्परेचर है। हमको यूज़ तो थे नहीं वहाँ पे। हमारा 20-22 डिग्री टेम्परेचर रहता था वहाँ पे। 22-23 डिग्री मतलब मीन्स कि दिल्ली का 47, और उसमें भी फैन एसी तो वहाँ पे था ही नहीं। वो कभी कभार होता था कि 25-26 टेम्परेचर आ गया। तो रूप जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अगर धर्म की बात ना करूं, कश्मीर और बाहर के लोगों की बात करूं, तो कश्मीर के लोगों का एक दर्द है जो सबसे बोलते हैं। मैं कश्मीर में उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पुरानी पिक्चरों को थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं। तो मैंने ये भी चीज़ें डिस्कस की, तो जो निकल के आया कि वहाँ पे आर्मी जिसको वो ब्लेम करते हैं, और मैं अपनी इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूँ और मैं किसी इस तरह के ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और नहीं मानना चाहता हूँ। बट उनका जो वो लाइन है ना, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सही जवाब मैं आपके द्वारा लोगों को बताना चाहता हूँ, इसलिए वो मैं फ्रेज कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि इंडियन आर्मी अपने प्रमोशन के लिए हमारे बच्चों को स्कूलों से, सेब के बाज़ारों से, जो मार्केट में बैठ के मंडी में सेब बेच रहे हैं बच्चे या फिर स्कूल से आ रहे हैं, उन्हें उठा के ले जाती है और मार के कुछ दिन के बाद रोड पे फेंक देती है, आतंकवादी बोलती है। ये उनका एक प्रॉब्लम रहा है। दूसरा उनका एक ब्लेम रहा है हमारे इंडियन आर्मी के लिए कि किसी के भी घर में घुस के और जो निर्दोष होते हैं उनको भी मार देती है और उनके घर में सारे पूरी फैमिली को गोली से मार देती है अगर वहाँ एक भी आतंकवादी का उनको शक होता था तो इसमें कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, दोनों चीजें गलत है। एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न, मैं तो पहले सल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को, सारे करते हैं। इंडियन आर्मी सच्चाई को मैं हाँ रक्षा करती है, मुसलमानों की रक्षा करती है। आप देखे होंगे कुछ टाइम पहले इंडियन आर्मी ने कितने रेस्क्यूज किए वहाँ पे, कितने लोगों को बचाया। और इंडियन आर्मी पे दोष देना कि तूने जी सेब निकाला, तूने बच्चों को उठाया फिर मार दिया या फिर कुछ किया, टोटली रॉन्ग। क्यों करेगा? उसको क्या लेने देना उससे? वो अगर गया किसी मकान में घुसा तो वो किसी रीज़न से गया, उसको शक है, उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे टेररिस्ट छुपा है या उसका इन्फॉर्मर छुपा है। क्योंकि 90% साथ जो है वहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट का या जो लड़के बने हैं टेररिस्ट कश्मीरी, उनका लोकल साथ है, लोकल सपोर्ट है। पहलगाम का इंसिडेंट 101% लोकल सपोर्ट है, कभी पॉसिबल ही नहीं है लोकल सपोर्ट के लिए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में भी ज़्यादातर टारगेट हमारी सरकार का यही रहा है कि जो प्रॉपर आइडेंटिफाइड लोकल आतंकवादी होंगे उनको मारा या फिर पाकिस्तान पे हमला किया। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो आतंकवादी या तो हैं या ज़रूरत पड़ने पे आतंकवाद का साथ देते हैं। बिल्कुल है। उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? अभी देखो ये पुलवामा अटैक की मैं बात करता हूँ अभी 2 मिनट। वहाँ पे जो अटैक हुआ ये 101% मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ लिख के कि लोकल सपोर्ट 100% है। और वो उग्रवादी जिन्होंने मारा इन टेररिस्ट को, वो कम से कम 1-1.5 महीना वहाँ पे रुके हैं किसी के घर में। उन्होंने पूरी रेखी करी है वहाँ पे कैसे कब करना है, तो वो कहाँ बैठे थे? तो ये तो हमारी इंटेलिजेंस का भी फेलियर हुआ ना। नहीं, इंटेलिजेंस देखो हर किसी जगह आपका आर्मी वाला नहीं बैठ सकता ना, आर्मी वाला हर किसी जगह नहीं बैठ सकता। कुछ जगह सर सेंसिटिव होती है, बट वहाँ पे भी है प्रॉब्लम। उधर वहाँ पे या तो नदी है या तो घने जंगल है जहाँ पे विजिबिलिटी उतनी नहीं है,
पॉसिबल उधर से उन्होंने वो रास्ता ले लिया और छुपे थे ये किसी लोकल जगह पे, तो तभी उन्हें रेकी करी है, तभी उन्होंने फिर प्लान बनाया है कि कब आएगा इधर। और ये भी नहीं है कि वो टेररिस्ट गए थे, वो जंगल था, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ऐसी एरियाज हैं, वहाँ पे एरियाज ही ऐसे हैं। तो अब क्या होता है वहाँ पे 35A जब हटाया तो आर्टिकल 370A जब हटा, तब देखो किलिंग हो गई, 2 महीना रुके, 4 महीने के बाद फिर हो गया, 5 महीना रुके, 6 महीने के बाद फिर हो गया, 2-3 किलिंग। दे वांट टू कीप दैट मूवमेंट ऑन। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, देख लीजिएगा 10-15 दिन, 1 महीना के बाद फिर वहाँ पे होगा। आई कैन बेट यू दैट, बिकॉज जब तक न वहाँ से घन निकल जाएगा और लोगों का टेम्परमेंट जो अभी हम बोलते हैं ना, नहीं हम इंडियन के साथ है, हम आ जाओ, टूरिस्ट आ जाओ, आप ऐश करो, हम आपको खाना खिलाएंगे। अभी मैंने देखा था रिसेंट न्यूज़ में कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, आप आ जाइए। तो आपके हिसाब से तो फिर पीओके जिस दिन इंडिया को वापस मिल जाएगा उस दिन ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि पीओके में रहने वाले लोगों का भी यही तरीका होगा। बिल्कुल नहीं, उनका तरीका, दे वांट इंडिया, उनको इंडिया चाहिए। और जब वो मैम तो मत आएगी तब तक तो काफ़ी साफ किया होगा ना इंडियन आर्मी ने। सर देखिए, वो तो एक चीज़ ये भी है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको कई बार ऐसा लगता है कि इस जगह पे जन्नत तो उस तरफ है, और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए वो असलियत जान रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जेल रहे हैं। तो उनको ये समझ में आ गया कि भाई दोस्त, कहाँ पे हम महफूज ज़्यादा है, हमारा परिवार में। गवर्नमेंट को भी पता है कि वहाँ पे टेररिज्म अभी भी है। मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, कश्मीरी हिंदू की। अगर 35 साल हो गए हमें निकले हुए, हमको पता था कि हम 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं या 1 महीने के लिए जा रहे हैं, हमने सारा सामान छोड़ दिया इधर, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया इधर, राइट। मैंने 400 रुपये में नौकरी शुरू करी और मेरे को 3 साल 4 साल तक मेरे घर वालों को पता ही नहीं कि दिल्ली में तू है कहाँ, जिंदा भी है, क्योंकि उनके मोबाइल थे नहीं, ठीक है। वो पोस्ट कार्ड आता था तो मैं कभी कभार वो चिट्ठी भेजता था, वो पता नहीं कब पहुंचती थी, पहुंच भी थी कि नहीं पहुंचती थी, ठीक है। तो वहाँ अब 35 साल में अगर सरकार को यही नहीं पता लगा कि यार हम कश्मीरियों को, हिंदूज को क्यों नहीं भेज पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। आपको कभी लगता है ऐसा कि जड़ से ये मुद्दा अगर खत्म करना है, आतंकवाद जम्मू कश्मीर से जड़ से खत्म करना है, एक आम नागरिक के रूप में मैं जानना चाह रहा हूँ, आप कश्मीरी नागरिक हैं, आपको अगर जड़ से मुद्दा खत्म करना है, अगर आपके हाथ में पावर है, तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जिससे वो मुद्दा जड़ से खत्म हो? देखिए, उनको टाइम देना पड़ेगा, कुछ टाइम की वकेट विद योर फैमिलीज। ये तो वही चीज होगी। 1 मिनट, ठीक है। और वो चीज़ होनी चाहिए, आर्मी बिल्कुल विजिलेंट होनी चाहिए कि इनने साथ तो नहीं लिया, कुछ साथ इन द सेंस एम्यूनिशन, बाकी क्लोथिंग ले सकते हैं, उनके ऊपर नज़र होनी चाहिए बराबर, क्योंकि कश्मीर इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, इतना दिल्ली या बाकी इतना इंडिया तो है नहीं, वो इससे छोटा शहर, बट ठीक है, डेंसिटी काफ़ी है, जंगलों में लोग बचे हैं, ठीक है, पहाड़ है। तो ऐसा बैचेस बनाने चाहिए, हर किसी लोकेशंस में 2-2 गाड़ियाँ 3-3 गाड़ियाँ छोड़नी चाहिए, जो एरियाज में उनको तलाशी लेके, हाँ कपड़े हैं, जो भी जेवरात हैं, फाइन, नो प्रॉब्लम, एम्यूनिशन उधर रहना चाहिए, उसके बाद बम्बार्डमेंट करना चाहिए, लेट इट गो। तो अगर सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, उनको निकालो ना, मैं बोल रहा हूँ रेस्क्यू करो उनको पहले। रूप सर का कहना है सबको वहां से निकालिए और वहां पे सब कुछ जीरो तो से शुरू आज बिना हथियार के आज मैं अगर किसी और शहर में चला जा रहा हूं, तो आपको नहीं लग रहा है अगर उसमें से कुछ आतंकवादी भी मूव कर गए तो उनके लिए हथियार की सप्लाई एकमात्र समय, इंडिया में कहाँ मिलेगी सर, ये समय की बात है। आज बॉम्बे में और ताज में भी हथियार लेके पहुंचने वाले पहुंच गए, तो अगर किसी के अंदर अगर वो गंदगी भरी हुई है तो वो हथियार तो बाद में भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान से मंगाए या फिर कहीं से मंगाए, वो मंगा सकता है। तो ऐसे लोगों को साफ करना चाहिए, न कि सिर्फ उस एरिया में जहां हथियार रखा है वहां मारना चाहिए। आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ, किस को आप स्क्रीनिंग करेंगे कि ये उग्रवादी नहीं है, ये उग्रवादी। सर, आपने ही बताया कि कितने मुसलमान लोग ऐसे थे जिन्होंने आपका सहायता किया, हेल्प किया, बट वो भी टेररिस्ट है। अब उसने सहायता करी कि ठीक है यार, तेरे से मेरे कुछ टर्म्स अच्छे थे कुछ टाइम तक,
तूने मिल कभी हेल्प करी होगी या कुछ, अदरवाइज एवरीबॉडी स्टेज देयर। ये आतंकवाद आपको क्या लगता है? आप तो इतने लोगों के साथ रहे हो, कश्मीर में आपने 22 साल निकाला है, एक यूथ का जो 20-22 साल तक का एज होता है उसमें उसको जोश भी होता है, सही गलत चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो परीक्षण वो नहीं कर पाता, डिसीजन वो नहीं ले सकता, तो वो हर चीज़ टाइप के चीज़ और हर टाइप के लोगों के साथ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये आतंकवाद इस एज में लोगों के अंदर डाला कैसे जाता है उनके? ऐसा क्या होता है जिससे एक आपके साथ कल क्रिकेट खेलने वाला लड़का परसों आपके ऊपर AK-47 लेके खड़ा हो जा रहा है? ये क्या है ना सर, ये 90s में जब हुआ ना, ये 90s में ही वहाँ पे उग्रवाद स्टार्ट नहीं हुआ। इन्हें पहले सामान लाया बाहर से, ये पहले गए 3-4 साल पहले ट्रेनिंग करी वहाँ पे, किसी को पता नहीं लगा जब राजीव गांधी जी इसमें थे, शासन में थे। यही मेरा सवाल है। कल तक एक बंदा एक मोहम्मद खान जो एक रूप सिंह के साथ दिन भर रहता था, पढ़ाई कर रहा था, सेम कल्चर मिला, कल मोहम्मद खान को बिना उसकी फैमिली को बताया, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है हर एक बंदा जो आतंकवादी है उसके पूरे घर वाले उसको पुश नहीं करते हैं कि जाओ और आतंकवाद को अडॉप्ट करो। तो वो क्या ऐसा हो रहा है कि वो बंदा एक दिन के लिए जाता है बाहर और आतंकवादी बन के चला आ रहा है? जब उन्होंने कुछ पाकिस्तान से जब ट्रेन करके आए बंदे, तो उन्होंने उकसाया सबको कि हम तुमको इतना लाख देंगे, तुम्हें ये करना है, पर कुछ काम नहीं है ना। ये बोल रहे हैं ये सारा चीज पैसों के लिए हो रहा है या मजहब बचाने के लिए और धर्म बढ़ाने के लिए? लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मजहब की आड़ ली जा रही है और पैसों की दीवार खड़ी करी जा रही है। एक ऐसा बेसिक मुद्दा ये है कि भाई देखिए, धर्म एक ऐसी चीज है जिसको आधार बनाकर आप किसी को भी बरगला सकते हैं आसानी से, और धर्म के नाम पर आप बहुत सारा पैसा जो है दूसरी जगहों से, दूसरे लोगों से लेकर कि हम इसको जो है प्रमोट करेंगे, चीज़ें प्रमोट करेंगे, रख सकते हैं। रूप सर, हम लोग एक अंतिम सवाल आपके साथ जो है पूछना चाहेंगे। अब अगर आपको मौका मिले, भारत सरकार आपसे बोले कि रूपकौल साहब जो हुआ सो हुआ, आप कश्मीर में अपनी जगह पर बस सकते हैं, आप जाएंगे परिवार लेकर? नहीं, मैं जाऊंगा कहाँ पे, मकान ही नहीं है, मैं जाऊंगा कहाँ? अगर आपको रहने की व्यवस्था दी जाए तो अगर सरकार आपको वही जमीन वापस दे दे तो जाएंगे कि नहीं? फिर भी मेरे को उन लोगों से रहना है, उनके साथ रहना है ना। मुझे मार्केट जाना है सब्जी खरीदने, मुझे शॉपिंग करने जाना है, मेरे को बच्चे को स्कूल जाना है। तो आज भी हर वो कश्मीरी पंडित जो उस जगह से निकाला गया है या छोड़ा है, या उसके शरीर में, उसके दिल में आज भी वो नफरत की आग है। इसको बुझाने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा सकता है, या आपका सजेशन क्या है? सजेशन ये है, देखो, अगर सरकार चाहती है इज्जत से हमें वहाँ पे बसाया जाए, इंश्योर करे कोई और अटैक, टेररिज्म अटैक ना हो, क्योंकि एक हिंदू को मारा तो सब भाग जाएंगे फिर से, बिकॉज हम माइनॉरिटी है, 100% न 10% है, अब 10 भी नहीं रहे, अब बहुत बेचारे गुजर भी गए, 5% रह गए, और उनको को नहीं रह पाएंगे उधर। या तो इज्जत से वहाँ पे भेज दिया जाए, गारंटी के साथ भेज जाए, रोड मैप बनाए, क्या रोड मैप है? अब वो बनाते जी हम जी आपके लिए वो बनाएंगे, टाउनशिप बनाएंगे। अरे टाउनशिप बनाएंगे तो मार्केट तो जाना है ना भाई, लाहौल चौक तो घुसना है ना मेरे को, निशात शालीमार तो जाऊँगा ना, मैं डल लेक तो जाऊँगा ना, तो वो मेरे को पहचान लेंगे वहाँ पे। अब ये बोलें कि नहीं, वी वेलकम यू, आप आ जाइए, आप आ जाइए, क्या मारने के लिए आ रहे हैं? जो तूने 35 साल से अभी तक नहीं किया, पहलगाम में मार दे तो हमको ही मार दोगे। मतलब मुझे लगता है, जो रूपकौल जी से बात करके लगा कि अगर सरकार को वापस से एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए तो उसमें पहले मुझे, यानी सरकार को हथियार वहाँ से हटाना होगा। हर घर में, चाहे वो गवर्नमेंट या आर्मी चाहे तो रेड डाले या जैसे भी चेक करे, हर घर से हथियार हटाना होगा। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ जो आपने बताया, एक रेशियो होना चाहिए दोनों मजहब के लोगों, दोनों धर्मों के लोग का। तो वो जो रजिस्ट्री है एक एरिया में, गवर्नमेंट अगर वहाँ का करवा रही है तो दैट शुड बी 50% फॉर हिंदूज, 50% फॉर मुस्लिम, समथिंग लाइक दैट। आपको मैं बिल्कुल, आपको मैं इधर ऐड करता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात बोली रेशियो वाली बात। कुछ मेरे रिलेटिव्स या कुछ कश्मीरी हिंदूज की जिनकी ज़मीन थी वहाँ पे, सेब के बगीचे थे,
बड़े बड़े भाग थे वहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने एलजी सिन्हा साहब ने निकाला था, एक पोर्टल हमने शुरू किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जिनका ज़मीन किधर है वो आप हम दे देंगे वापस। बहुतों ने किया अप्लाई। फिर जो लोकल डीसी है वहाँ पे, मजिस्ट्रेट है, उसने बोला कौन सा, कैसा, कब का, देखेंगे, फाइल ऐसी ही पड़ी है। क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देखती? पोर्टल किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाया हमारे लिए कि जिनकी ज़मीन है वो हम आपको वापस दिलवा देंगे। और जब उन्होंने पोर्टल पे अपलोड किए डॉक्यूमेंट, जो भी उनके पास, चारों के पास था, किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, किसी ने रखा उधर, वो जल गया, राख हो गया, बम ब्लास्ट से ख़त्म हो गया। अब जो जिसने बेचारे, जिसको टाइम मिला उठाने को, उसने अप्लाई किया उसके लिए, तो फाइलें पड़ी ऐसी। एक कश्मीरी दिखाइए मेरे को जिसका ज़मीन वापस मिला, एक कश्मीरी हिंदू मेरे को दिखाइए जिसने गन उठाई। रूप साहब, बहुत इंसाइट मिले हम लोगों को, और उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा जो है और लंबी चलेगी। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग बनाएंगे उसमें मेरे कुछ और सवाल हैं, उसके जवाब आपसे मैं लेना चाहूँगा, लेकिन जो आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पॉडकास्ट खास तौर पे आपके लिए ये बताने के लिए था, एक आम कश्मीरी जो कश्मीर का बाशिंदा है, जिसने 35 साल पहले कश्मीर को छोड़ा, आज भी वो कश्मीर जाने से क्यों डरता है। आज भी बैसरन घाटी जो हुआ उसके बाद भी उसको ये विश्वास क्यों है कि 1 महीने बाद फिर ऐसा कोई एक घटना होगी। आज भी उसे ये डर क्यों है कि सब कुछ 370 हटने के बाद भी हमारे साथ मेरे लिए सब्जी लेने जाना भी मुश्किल है एक कश्मीरी हिंदू का। ये एक बात, बहुत बहुत शुक्रिया रूप साहब, दिल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।